खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं शहजाद रज़ा। सियासी दर्जा हरारत जो है वो गर्मी के साथ उरूज पे है और ये बहुत कम पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा हुआ है कि इलेक्शन से इतना अरसा पहले सारी सियासी जमातें एक इलेक्शन मोड में नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों का सिलसिला जारी रखा है और इमरान खान ने कॉल भी दे रखी है कि 20 के बाद कभी भी वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी अवामी राब्ता मुहिम चला रही है। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो है वो जलसा हुआ, खासी तादाद में लोग वहाँ पर भी जमा थे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो थे वो शांगला में ख़िताब कर रहे थे और उस सारी सूरत हाल में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात के साथ साथ हुकूमत ख़ास तौर पे कोशिश ये कर रही है कि कैसे लोगों को इस चीज़ को समझाया जाए कि पिछले 3.5 साल में जो फ़ैसले हुए हैं वो उसका खमियाजा हमें आगे भी भुगतना पड़ेगा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब खिताब किया और कहा कि उनकी प्रायोरिटी है कि जो KP के अवाम को बल्कि पाकिस्तान भर के अवाम को सस्ता आटा मिले, बुनियादी एक ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि कोशिश वो यही करेंगे आइंदा 2 दिनों में जो कीमत आटे की पंजाब में हो वही KP में हो। और वहाँ पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाने का भी एक ऐलान किया। बात एक तरफ तो हुकूमत कोशिश ये कर रही है कि अपनी कारकर्दगी से, अपनी गवर्नेंस से, और वो जो समझती है कि माजी में कुछ ऐसे फैसले हुए जो गलत थे, जैसे कि IMF का जो एक मुआहदा हुकूमत ने किया था और जून तक बिजली की कीमत ना बढ़ाने का ऐलान किया, उसके 700 अरब रुपए हुकूमत को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा इन 2-3 महीनों में। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत अहम है कि जो एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके चल रही है और जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर इसका प्रचार कर रहे हैं, वो एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। और आप बग़ैर किसी तस्दीक के, बग़ैर किसी तहकीक के जिस तरीके से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर शहबाज गिल साहब जिनकी गाड़ी को मोटरवे पर हादसा पेश आया और उसके बाद उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई है। बात यह है कि जब इस किस्म के इल्ज़ामात आएंगे, उनकी तस्दीक और तहकीक के बगैर उनके चाहने वाले, उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स ये समझने पर मजबूर हो जाएंगे और यकीन कर बैठेंगे कि वाकई ये हुकूमत की ईमा पे हुआ है, तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। जो शाइस्तगी की हम बात करते थे सियासत से, वो तो कब की ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अच्छी उम्मीद ये है कि इलेक्शन आगे चल के होंगे। तहरीक इंसाफ अगर लॉन्ग मार्च करती है तो ये उसका हक है, आईनी तौर पे वो एहतजाज कर सकती है पुरअमन रह के। और यही बात वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी की कि अगर गारंटी होगी कि लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा तो हुकूमत इजाज़त देगी, वरना अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो वो उन लोगों को घरों से ही नहीं निकलने देंगे। इन पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में जो हाफिज़ तारिक खलील साहब, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है हाफिज़ साहब। डॉक्टर शुमाल दाऊद साहब और फैसल करीम कुंडी साहब थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। हाफिज़ साहब, ये ज़रा बताइए कि एक तरफ तहरीक इंसाफ जलसे कर रही है, एक तरफ नून लीग राब्ता मुहिम चला रही है, अब ये लेकिन इलेक्शन तो दूर है। इलेक्शन कमीशन की बात भी माने तो उन्होंने 7 माह का टाइम दिया। सो सेफ बैट ये कि अगर 1 साल इलेक्शन में पड़ा है, सो इतनी जल्दी ये सारा कुछ, ये सियासी और गर्मी में भी मतलब आपने ये शुरू कर दिया, तो कहाँ जाके सिलसिला रुकेगा आपके ख्याल में? शहजाद, बात यह है कि तवक्को की जा रही थी कि तहरीक अदम एतमाद के बाद जो सियासी बेयकीनी की सूरत हाल है पाकिस्तान में, उसमें कमी आ जाएगी और पार्लिमानी सरगर्मियाँ जो हैं दोबारा आबाद हो जाएंगी। लेकिन ऐसा बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक तरफ इमरान खान जो हैं वो पार्लियामेंट को छोड़ चुके हैं, वहाँ से दस्तबरदार हो चुके हैं। उनकी पार्टी मौजूद भी है और मौजूद नहीं भी है। उनके मुनहरिफीन जो हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, 20 अरकान, और उन्होंने कहा है कि वो कल से, परसों से जब नेशनल असम्बली का सेशन शुरू होगा, वो अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जो हैं वो अपनी पार्टी के इस्तीफ़े जो हैं पेश कर चुके हैं और अब उन्होंने कहा है कि वो पार्लियामेंट की तरफ अभी उस वक्त तक रजू नहीं करेंगे जब तक आम इंतखाबात नहीं हो जाते। अब उनका सारा फोकस जो है वो रोड शोज़ पर है और इस सिलसिले में प्रोग्राम आ चुका है। उसके मुकाबले में PMLN भी मैदान में आ चुकी है और उनकी तरफ से भी मरियम नवाज़ जो हैं वो भरपूर जलसे कर रही हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी कैंपेन शुरू की है और शांगला में जो जलसा हुआ है उसमें उन्होंने कुछ हक़ाइक़ भी बयान किए हैं, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से भी और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी। तो मेरा ख़्याल है कि और उन्होंने साथ ये भी अपनी तरजीहात एक दोबारा रिपीट की हैं। 1 मिनट आपको सर रोकना चाहूँगा, सलमान गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब हमें ज्वाइन करने का। हाफिज़ तारिक खलील साहब से बात करके मैं आपकी जानिब आता हूँ। जी सर। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि मियाँ शहबाज शरीफ ने जो अपनी तरजीहात अपनी पहले दिन की तकरीर में नेशनल असम्बली में बतौर लीडर ऑफ द हाउस मुतय्यन की थी,
अब वो उनकी तरफ तेज़ी से गामजन है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो खस्ता हाल मईशत है उसको बेहतर बनाना उनकी अवलीन तरजीह है। और उसमें जो देखें IMF का एक तो प्रेशर है, दूसरा यह है कि मुल्क के अंदर जो है हमारे यहाँ सनती सरगर्मियाँ जो हैं तकरीबन मफलूज हैं, और बैरूनी जो कर्ज़े हैं वो 127 बिलियन से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तिजारती खसारा जो है वो 25 बिलियन से बढ़ के अब 30 बिलियन डॉलर हो रहा है। जून तक हमें 15 अरब डॉलर अदा करने हैं बैरूनी अदायगियों के ज़िम्मन में। तो ये वो मसाइल हैं जिस पर हमें IMF से जो है हमें 6 से 8 अरब डॉलर मिल रहे हैं। लेकिन देखें आज प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है कि हमें भकारीपन से बाहर आना पड़ेगा। हमें कम से कम यह है कि अगर हमें अपनी एक कौम को खड़ा करना है तो अपने पाँव पर ख़ुद किफ़ालत की तरफ बढ़ना होगा, और हमें अपने वसाइल से वसाइल जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर इन्हिसार करना होगा और उनको एक्सप्लोर करना होगा नए रिसोर्सेज को। लेकिन सूरत हाल ये है कि चूँकि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है, सियासी बेयकीनी की कैफियत है, जिसे दूर किए बगैर हम मुआशी तरक्की की तरफ नहीं बढ़ सकते। जब तक सियासी बेयकीनी, और इसका एक ही हल है नज़र आ रहा है कि हम इलेक्शन की तरफ रजू करें और तेज़ी के साथ पार्लियामेंट के ज़रिए। लेकिन एक सवाल है सर, इससे पहले सलमान गनी साहब के पास जाऊँ, इलेक्शन की तरफ रुजू करें, तहरीक इंसाफ, शेख रशीद, बाकी लोग कहते हैं जी कि आप मई में ऐलान कर दें, जून में इलेक्शन करा दें, तो अब इलेक्शन कमीशन कहते हैं 7 महीने। नहीं देखिए, तो रुजू तो करें, तो 7 महीने से पहले कैसे करें? नहीं, जब तक आप रिफॉर्म्स नहीं लेकर आएंगे और एक इत्तफाक राय नहीं बनाएंगे मुल्क के अंदर, इस सूरत हाल में तो इलेक्शन नहीं हो सकते कि जहाँ पर सर पेट्रोल हो रहा है और जहाँ पर एक दूसरे को ख़त्म करने की धमकियाँ दी जा रही हैं। आपको पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करना होगा, और उसके लिए बेहतरीन फोरम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जो स्पीकर ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई है, अब ये स्पीकर की भी जिम्मेदारी है कि वो पार्लियामेंट से बाहर जो लोग बैठे हुए हैं उनको लेकर आएँ अंदर, और PTI के जो इस्तीफे हैं वो वापस करें। बिल्कुल ठीक। सलमान गनी साहब, ये बड़ी अहम बात की हाफिज ताहिर खलील साहब ने कि इस माहौल में इलेक्शन नहीं हो सकते, और अगर आप तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली देखें तो वो ये माहौल कायम रखना चाहते हैं इलेक्शन तक, चाहे इलेक्शन 6 माह बाद हों, 1 साल बाद हों या उससे आगे हों। तो अगर ये माहौल कायम रहेगा तो फिर इलेक्शन अगर ड्यू भी हुए तो फिर कैसे आप कर सकते हैं कि तो बड़ा ख़तरनाक इलेक्शन हो जाएगा जहाँ पर लोग एक दूसरे को देखने के रवादार नहीं है, एक दूसरे के गिरबान पे आ रहे हैं। सो इस माहौल में कैसे आप इलेक्शन कराएंगे, चाहे कभी भी कराएं? सलमान साहब देखें, शहजाद साहब, दुनिया के जमहूरी माशरों में जो इंतखाबात का अमल होता है वो हमेशा इस्तेहकाम का जरिया बनता है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम आता है, इस्लामी इस्तेहकाम का आता है, और जो पोलिटिकल पार्टी इंतखाबात में जीत के आती है वो इस मैंडेट के मुताबिक डिलीवर करती नजर आती है। ये बात हाफिज साहब ने दुरुस्त कही है कि इस सूरत हाल के अंदर आप अगर इंतखाबी अमल की तरफ भी बढ़ेंगे तो फिर उससे इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम नहीं आएगा, वही इंतशार और खलफशार होगा जो माजी के अंदर आज तक चलता आ रहा है, और कोई पार्टी किसी का मैंडेट तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो डिलीवर करती नजर नहीं आती, और जमहूर की हालतजार में बेहतरी नहीं आती। देखिए, बात यह कि एक तीसरी पार्टी का तजर्बा हुआ 2018 में, एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम वो लेके आए थे। आखिर क्या वजह है कि उस पार्टी ने उस मैंडेट के मुताबिक डिलीवर नहीं किया? उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को हदफ रखा, पाकिस्तान के अंदर चोर और डाकू की गिरदान के जरिए एक हैजान की कैफियत तारी रखी, और आज भी वो तारी रखे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आपका सवाल बड़ा वैलिड है। अगर पाकिस्तान के अंदर आपने आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात यकीनी बनाने हैं तो फिर इंतखाबात के लिए कुछ इस्लाहात करनी पड़ेगी और कुछ लाइन ड्रा करनी पड़ेगी कि आपको जीतने वाली पार्टी का मैंडेट तस्लीम करना होगा। और शहजाद, हमारी बड़ी तल्ख सियासी तारीख है। देखिए, बात यह कि अगर 1970 में हमने इंतखाबी नताइज तस्लीम किए होते और बड़ी पार्टी को इक़्तिदार सौंपा होता तो पाकिस्तान 2 टुकड़े ना होता। मैं समझता हूँ इस रुझान का कला कमा करने की जरूरत है और पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप को संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। अच्छा, ये जो आपने एक सलमान गनी साहब ये जो हवाला दिया कि बड़ी पार्टी को अगर 71 में इक़्तिदार दिया होता तो ये सूरत हाल 70 के इंतखाबात के बाद ना होती। आजकल जो हो रहा है, जिस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं तहरीक इंसाफ के जलसों से, और हमारा जो एक मुआशरा है, हमारे लोग जो हैं बुरी तरह से तकसीम का शिकार हो चुके हैं इस वक्त, और बड़ी ये ख़तरनाक किस्म की तकसीम है।
और अगर इंतखाबात हुए भी इस माहौल में हुए और अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग जीत गई वो इंतखाबात या तहरीक इंसाफ की कोई भी मुखालिफ जमात जीत गई तो तहरीक इंसाफ उसे कबूल करे ही नहीं, कम से कम ये तो हम इतना समझते हैं। आप अगर कोई आपकी सोच अगर मुख्तलिफ है तो वो हमसे शेयर कर लीजिए। देखिए शहजाद, यही बात अभी हाफिज साहब भी कर रहे थे और मैं भी यही बात कर रहा हूँ कि बात यह है कि पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप को संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को वो पनपते देखना चाहते हैं, अगर वो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, अगर वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की फलाह बहबूद का कोई प्रोग्राम जो है उसे काबिल अमल लाना चाहते हैं, हमारा सियासी अलमिया यही है कि हम किसी की जीत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं और समझते ये है कि जलसे जुलूस और रैली की फदातारी करके पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासत को कायम दायम रखेंगे। क्या सियासत से सिर्फ हद क्रिएट करने का नाम है? क्या सियासत महाजराई और तनाव के अमल का नाम है? मेरा ख्याल है सियासत और जमहूरियत इस्तेहकाम। सर मुझे एक बात ये एक बताइएगा अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पर कि आप समझते हैं कि इंतखाबात का वक्त जब करीब आएगा हालात बेहतर हो जाएंगे या इसी तरीके से चलेगा? आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए बात यह कि अगर आज आप तहरीक इंसाफ की सूरत हाल का अंदाजा लगाएं, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के तकरीबल का आप जायजा लें तो वो ये समझते हैं कि शायद वो एक महाजराई और तनाव का अमल जारी रख के वो सर्वाइव कर जाएंगे। ठीक, नहीं रहती ख्याल। देखें ये एक बुखार चढ़ा हुआ है, ये आप सही फरमा रहे हैं। इसका पाकिस्तान के सवाल पूछने का मकसद ये था कि अगर आपके ख्याल के मुताबिक यही सूरत हाल यही हालात रहेंगे तो इस सूरत हाल में चाहे असम्बली अपने 5 साल पूरे कर ले तो फिर इंतखाबात आप कैसे करा पाएंगे? देखिए बात है कि इंतखाबात का ये बात एक बड़ा सियासी अलमिया ये है कि आज से अगर 6 हफ्ते पहले की सूरत हाल आप देखें तो कबल अज वक्त इंतखाबात की बात से जब उस वक्त की अपोजिशन कर रही थी तो उस वक्त के कायदे अबान कहते थे कि कबल अज वक्त इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम 5 साल भी पूरे करेंगे और अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। बिल्कुल। और उस वक्त की अपोजिशन ये कहती थी कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है वो कबल अज वक्त इंतखाबात में है, आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात में है। मैं समझता हूँ कि शहजाद अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना है तो सियासी लीडरशिप को अपने अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करनी होगी और जमहूरियत के लिए जमहूरी तर्ज अमल इख्तियार करना पड़ेगा। वेरी मैं राइट। इसमें थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। देखिए बात यह है कि अगर आज के माहौल में इंतखाबात कराने हैं तो पहल हुकूमत को करना पड़ेगी और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा वापस मई 2006 में होने वाले COD की तरफ, जिसमें एक बुनियादी नुक्ता ये तस्लीम किया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जो भी इलेक्शन में कामयाब होंगी वो उसका मैंडेट जो है 5 साल के लिए तस्लीम किया जाएगा। आज ये पहल करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो COD जिसकी बिलावल और मियां नवाज शरीफ ने अभी तजदीद की है 22 अप्रैल को, उसको कम से कम ये है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं जो इस वक्त रूलिंग उसमें शामिल हैं हुकूमत में, वो कम से कम COD पर इत्तफाक करें कि ताकि एक प्रेशर बने, बाहर जो आउटसाइड द पार्लियामेंट बैठी हुई है पार्टी उस पर एक प्रेशर बढ़ेगा। सवाल एक है कि अहम स्टेक होल्डर तहरीक इंसाफ है और जो उसका रवैया है वो आपके सामने है। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को चार्टर ऑफ डेकॉइटी कहते हैं। वो किसी सूरत इस पे तैयार नहीं है कि उन्होंने चले पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कर लें वो एक चार्टर, बैठ जाएं। कम से कम देखें जब तक आप उसको एक बड़ी पार्टी एक बड़े स्टेक होल्डर को आप शामिल नहीं करेंगे तो इंतखाबात का अमल भी आपका जो है मशकूर रहेगा। मैं एक मिनट वापस आता हूँ। कमर ज़हरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब। गुफ्तगू हो रही है कि सियासी दर्जा हरारत, एक तरफ हुकूमती जमात जो है वो राब्ता मुहिम पे है, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एक अपना जो है सारा वो खेल जो है वो रचा रखा है। आपके ख्याल में अगर ये माहौल जारी रहा तो कैसे मुमकिन होगा कि इंतखाबात हो जाएं? कैसे मुमकिन होगा जो सियासी जमात हार जाए बगैर इस्लाहात के किए वो उसको नताइज को तस्लीम भी कर ले? कैसे मुमकिन है? देखिए कोई इंतखाब होने जा ही नहीं रहे जी। इंतखाब कराने की ख्वाहिश का मुतालबा करना ये अपनी जगह है, लेकिन क्या ये हो सकते हैं? तो अभी फौरी तौर पर हो सकते हैं कि आज जो हुकूमत है अपने वादे ऐलान कर रखा, हुकूमत में आने से पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब हमने ऐलान कर कि इस हुकूमत को घर भेजने के बाद हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म करनी है जिसके ऊपर शुरू हो गया है और वो जितनी जल्दी मुमकिन होता हम करके इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरा इलेक्शन जिसने इलेक्शन कराना है उनका बड़ा वाज़ेह स्टैंड है कि आइन के मुताबिक उनको हल्का बंदियों के अमल को पूरा करना। जी बिल्कुल। उस पर
पूरा करने के लिए उनकी जरूरत है कि वो कहते हैं 6 महीने से पहले हम इलेक्शन नहीं करा सकते। तो फौरी इलेक्शन का तो कोई इम्कान नहीं है जब तक बंदियां होके आईनी तकाजा पूरा नहीं होता। ताकि किसी की खारिज होना, उसके ऊपर ख्याल जाहिर करना, बिल्कुल वो रख सकते हैं, उसमें तो कोई बंदी नहीं। कायरा साहब, सवाल मेरा जो मैं दोबारा से आपको दोहराता हूँ, शायद मैं समझा नहीं पाया। अभी जो हमारे साथ सलमान गनी साहब और हाफिज ताहिर खलील साहब बैठे हैं, उनका तज्जिया ये है कि आगे चाहे इलेक्शन साल बाद हों या 1.5 साल बाद हों, तहरीक इंसाफ अपना ये मोमेंटम जारी रखने की कोशिश करेगी और तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म की बातचीत का हिस्सा नहीं बनेगी, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात हों या कुछ और चीज़ हो। तो ये अगर माहौल रहा तो चाहे ड्यू टाइम पे इलेक्शन आपको कराने पड़े तब भी मुमकिन हो पाएगा क्या इंतखाबी इस्लाहात के बगैर या तहरीक इंसाफ को ऑन बोर्ड लिए बगैर? देखिए, हम कोशिश कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम तहरीक इंसाफ को इस सारे मशावरती अमल में जिस भी फोरम पे मुमकिन हो उसके साथ मुशावरत करें, बिल्कुल करनी चाहिए, करेंगे। लेकिन अगर वो उसमें शामिल नहीं होते तो फिर उनकी मर्जी है। लेकिन अगर वो नहीं इलेक्शन में इस्लाहात में शामिल होते तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मुल्क रुक जाएगा, जी बिल्कुल, हाथ रुक जाएगी। वो कोई अनोखे लफ्ज़ थोड़े ही हैं कि उनकी बात हर हाल में उनकी बात मानती है। हाँ, एक प्रिंसिपल के तहत, उसूल के तहत वो बिल्कुल अवाम की नुमाइंदगी का हक रखते हैं। वो भी एक अवाम की जमात है, उसका हक है, उसके साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं कर देते, बिस्मिल्लाह, फिर जो तरीकाकार है उसके तहत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी होंगी और जब मुमकिन होगा इंतखाब भी होगा। अच्छा सर, एक सवाल ये कि जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है टॉप से लेके बॉटम तक, वो पीपल्स पार्टी की क़यादत पे, मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत पे इल्ज़ाम के साथ साथ बड़ी एक अब्यूज़िव लैंग्वेज भी इस्तेमाल करती है। अक्सर हमने ये देखा है और जलसों में लोग यकीनन उनके आ रहे हैं, वो शायद इस चीज़ को एंजॉय करते हैं जो उनका फ़ैन क्लब है। हुकूमत में जो इत्तेहादी हैं या हुकूमती जमात है वो इस चीज़ को कैसे काउंटर कर सकती है? क्या ये राब्ता मुहिम जो चली है ये मुनासिब चीज़ है या हुकूमत को और इत्तेहादियों को अपनी कारकर्दगी से लोगों को कन्विंस करना है? क्योंकि लोगों को जो एक काउंटर नैरेटिव है वो शायद तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अभी तक उस मौसर अंदाज में सामने नहीं आ पाया। दो बातें हैं जो रखनी चाहिए। एक तो ये है कि अगर तो कोई बात दुरुस्त हो, अगर तो कोई मौक़िफ़ हो तो उसको तो काउंटर किया जा सकता है। किसी बात में कोई सच्चाई हो तो काउंटर किया जा सकता है। जब सच्चाई है ही नहीं, यानी वो कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हुई है, पाकिस्तान के इदारे कह रहे हैं नहीं हुई, इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है नहीं हुई, हुकूमत कह रही है नहीं हुई, फॉरेन ऑफिस कह रहे हैं नहीं हुई, जिनके ऊपर इल्जाम है वो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। लेकिन आप भी कह रहे हैं आपको भी पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, लेकिन वो अपनी थ्योरी पर चलाए जा रहे हैं, के पास और कुछ कहने को है नहीं। अब इस नैरेटिव का काउंटर क्या किया जा सकता है? झूठ के मुकाबले में झूठ बोल के लो, हम झूठ के मुकाबले में सच बोल रहे हैं कि जो हकायक है, और उसके बाद कमीशन भी बना रहे हैं। अब इसके सेटिस्फेक्शन के मुताबिक कमीशन बनाएंगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप सारी सुप्रीम कोर्ट को मुश्तमिल कमीशन बना दें, इमरान खान ने फिर भी नहीं माना। अच्छा सर, जी आप सही फरमा रहे हैं। एक में ठहर जाइए जी, इस तरह के खान साहब को ये बात सूट ही नहीं करती। वो अगर झूठ का सहारा नहीं लेंगे तो फारग हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? हम आवाम के सामने हकायक रखेंगे और ये जो बुखार चढ़ा हुआ है ये तो महीने 1.5-2 महीने का बुखार होता है। उसके बाद लोगों का आहिस्ता हकायक समझ आने शुरू हो गए, इनकी असलियत पुलिस हो गई है। दूसरी बात, जो वो वाहियात लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, अब वाहियाती का जवाब वाहियाती की सूरत में तब ये जवाब है, और अपने आप को कंट्रोल में रख के वाहियाती को एक रीजनेबल जवाब देते रहना, कंपैरेटिवली अपनी जबान को कंट्रोल रखने की कोशिश करना, हो सकता है किसी वक्त ना रहे, लेकिन वाहियाती का जवाब हम वाहियाती की सूरत में नहीं देना चाहते। ठीक। अच्छा सर, ये एक आखिरी सवाल वो ये बताइएगा कि आप यानी पीपल्स पार्टी जो जलसे करती है उसमें भी बहुत लोग आते हैं, आपका एक बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। मुस्लिम लीग नवाज़ जो जलसे करती है उनका एक वोट बैंक है, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। अब अगर आप ये यकीन है आपको और आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो झूठे इल्ज़ामात लगा रही है, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, हम समझते हैं पाकिस्तान के जो आम आवाम हैं वो सियासी तौर पर बड़े बाशऊर हैं, तो उनके जलसों में लोग आके और उस बात को एक्सेप्ट करना और फिर उसको सोशल मीडिया के जरिए भी फैलाना, ये कैसे फिर मुमकिन है कि लोगों को इतनी आसानी से वो कैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं? जिस आसानी से क्या है, उन्होंने जिस आसानी से यू टर्न दिए हैं
जिस आसानी से उन्होंने 200 अरब डॉलर वापस पाकिस्तान में लाए हैं, जिस आसानी से उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है, वो सारा कुछ आसानी से तो करते रहे। जिस आसानी से उन्होंने बड़ी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस ठीक किया है। देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब के लोग उनके फॉलोअर हैं, कोई शक नहीं है। एक तादाद उनकी फॉलो करती है, लेकिन एक बड़ी तादाद उनके हकायक को जानती भी है। तो जब वो अपने फॉलोअर को बुलाते हैं, कॉल करते हैं, उनके फॉलोअर उसके जलसों में जाते हैं, हमारे फॉलोअर अपने जलसों में जाते हैं। जी, सवाल ये है कि वो जब कल्मिनेट होगा इलेक्शन की सूरत में तो क्या होगा। जो रिसेंट इलेक्शन हुए, बाय इलेक्शन, उनमें तो उनको बुरी तरह शिकस्त हुई थी, हालांकि उनका फैन क्लब तो तब भी मौजूद था। आज ट्रू। ये तो नहीं कहते कि उनका फैन क्लब खत्म हो गया। हाँ, उसकी तादाद कितनी रह गई है। और अभी तो उन्होंने एक झूठ का सहारा लेके साजिश की बात कर रहे हैं और लोगों के जज्बात को मुस्तैल करके कि वो किसी तरीके से जो एक आर्मी सहारा है, वो कितने दिन चलेगा। लोगों को कितने दिन झूठ के पांव कितने दिन खड़े रहे। वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, सलमान, इस पे कुछ कहना चाहेंगे जो कायरा साहब बात कर रहे थे? में जो बातें की हैं, बड़ा हकीकत पर सताना व्यू है। और वो चूंकि एक पोलिटिकल पार्टी के अहम लीडर हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात जो आपने सवाल उठाया था, ये बड़ा वैलिड है कि अगर सियासत में अपने बर्दाश्त और गमे गुस्सा का अमल जो है, वो क्या सिर्फ हुकूमत के लिए नुकसानदेह होगा? मेरा नहीं ख्याल। देखें, इस वक्त अगर आप साबिक हुक्मरान पार्टी के जुम्मेदारान के तर्जमल पे देखें तो एक साबिक वफाकी वजीर बार बार खूनी लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं। तो सियासत पे तशद्दुद क्यों लाना चाहते हैं? देखिए, बुनियादी जिम्मेदारी तो इस पे हुकूमत की है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहती है और एहतजाज जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन वो खूनी लॉन्ग मार्च की बात करके वो हुकूमत को डिफेंसिव करना चाहती है। मैं समझता हूँ कि ये एक हुक्मरान अलायंस जरूर है, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की होगी कि ऐसे लोग जो माशरे के अंदर इंतशार और खलफकार पैदा कर रहे हैं, जो महाजराई और फसाद की बात कर रहे हैं, वो एक नई सूरत जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूरत का नोटिस किया जाना चाहिए कि मेरा नहीं ख्याल से पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की गुंजाइश दी जाएगी। बात है कि अगर एक पार्टी ये तर्जमल इख्तियार करेगी तो दूसरी पार्टी के कारकुनों को किस तरह रोक पाएगी। वेरी राइट। नाज़रीन, में डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब ये स्टूडियो में साबिक सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत शुक्रिया शुमाइल दाऊद साहब, आपकी जानिब में आता हूँ। हाफिज़ साहब, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन मसला ये है कि अगर एक सियासी जलसों में सियासी नारे लग रहे हैं या इल्ज़ामात लग रहे हैं और उसकी बुनियाद पर अगर किसी किस्म की कोई कार्रवाई होती है तो उसको बड़ी आसानी से आप तशबीह दे सकते हैं कि सियासी इंतकाम है, और वो जो एक बयानिया लेके चल रहे हैं उसको मज़ीद तकवीत मिलेगी। तो आपके ख्याल में कि हुकूमत इस वक्त फंस गई है कि नहीं, एक्शन ले ना ले, क्या करे? नहीं, इसमें देखें, बात यह है कि आप तहरीक इंसाफ को एक फ़र्द की पार्टी ना समझें। उसमें अच्छे लोग भी हैं, बैलेंस्ड जो अप्रोच रखते हैं। जहाँ तक अभी बात कर रहे थे कायरा साहब भी इंतखाबी इस्लाहात की, कि इंतखाबी इस्लाहात में अगर वो नहीं आते तो ना आए, हुकूमत कर लेगी। उसमें एक सोच ये पाई जाती है तहरीक इंसाफ, क्योंकि हमें लोग मिलते रहते हैं उनके भी, कि अगर यकतरफ़ा इस्लाहात हो गई नुकसान तो PTI का होगा। इसलिए वहाँ पर भी एक बड़ी मजबूत सोच पाई जाती है कि हुकूमत के अगर इंतखाबी इस्लाहात होती हैं तो उसको ज्वाइन करना चाहिए PTI को, ताकि वहाँ पर अपना नुक्ता नज़र बयान करें। और वहाँ पर अगर EVM के मामलात हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामलात हैं, उस पर हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, PTI का एक मौक़िफ़ है, तो कोई दरमियानी रास्ता भी निकल सकता है उसमें से। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हुकूमत इसमें पेशरफ्त करे तो ये एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है और टेम्परेचर भी डाउन हो सकता है। इसमें पहल जो भी काम करना है पहल हुकूमत को करना पड़ेगी, और इसके लिए बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। परसों से कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है। मेरा ख्याल है कि इसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए और अप्रोच किया जाए दोबारा उन लोगों से जो इस्तीफ़े दे चुके हैं कि वापस आएँ। और तहरीक इंसाफ की ये रवायत है और तारीख़ भी है कि वो इस्तीफ़े दे के वापस आए थे। उन्होंने आप धरने का तारीख़ देखे, अभी इंक्वायरी कमीशन की बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी 4 हल्के खोलें और इंक्वायरी कमीशन बना दें। और उसके बाद 2014 के धरने में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन बनाया गया और उन्होंने कहा जी कोई धांधली नहीं हुई, मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। और उन्होंने 40 जो हैं वो इंतखाबी जो नकाइस थे उनकी निशानदेही की कि इंतखाबी अमल में ये दुरुस्त होनी चाहिए। सही। और लेकिन उन्होंने कहा जी वो जिस तरह मुनज़्ज़म धांधली की बात हो रही है वो नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने नहीं माना।
देखिए रवायत तो मौजूद है। अब वो कह रहे हैं जी कि हमें जुडिशरी का कमीशन, आप जिस जुडिशरी के खिलाफ कंपेन चला रहे हैं उसी से रिलीफ भी मांग रहे हैं। तो कम से कम ये है कि तहरीक इंसाफ को भी एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ सामने आना चाहिए। अदारों को एक मतलब एक ही तरह से, एक ही सोच के साथ और एक ही नज़रिए के साथ नहीं देखना चाहिए। अदारे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन यह है कि बहैसियत अदारा हमें किसी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये आइनी अदारे अगर यहाँ पर तकसीम होती है या ये इनको नुकसान होता है तो इसका नुकसान जो है पाकिस्तान को होगा। लेकिन हमें इस ज़िम्मन में जो कोशिश करनी चाहिए वो पार्लियामेंट के ज़रिए करनी चाहिए। मेरा ख्याल है अप्रोच करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ठीक, लेकिन ये तहरीक इंसाफ की एक मुनाफ़क़त का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन एक अजीब सी हिकमत अमली है कि अगर अदालत इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे तो वो तस्लीम नहीं है, अगर इनके हक़ में फ़ैसला दे तो तस्लीम है। उसी अदालत ने फ़ैसला दिया कि आप हमज़ा शहबाज शरीफ से हलफ लें, वो उन्होंने कबूल नहीं किया। अगर वही अदालत नवाज शरीफ साहब को नाअहल करती है तो उस पर वो खुशी भी मनाते हैं और अदलिया की आज़ादी के। देखिए ना, डबल स्टैंडर्ड तो होते हैं और ये बड़े खुल के आ रहे हैं। इनके तहरीक इंसाफ ने तो बड़े अपने आप को खुल के जो है डबल स्टैंडर्ड उसने पेश किए हैं। तो इस ज़िम्मन में ये रवैये की बात है कि हमें अप्रोच जो है तब चलें मैं वापस आऊँगा तो ज़रा ये सियासत में अब शाइस्तगी का जो अंसर है वो कैसे वापस लाया जा सकता है, इस पर मैं ज़रा आपसे पूछता हूँ। डॉक्टर शमाइल दाऊद साहब ज़रा थोड़ा हमें समझाएं कि हमारी मईशत कहाँ जा रही है। जी बहुत शुक्रिया। बड़े ख़तरनाक तस्वीरें हो रही हैं। जहाँ से आपकी बात का अभी डिस्कशन का मौजू चल रहा था और वो यही है कि जहाँ शाइस्तगी की बात है वहाँ पर हमें अब आई थिंक मेन हैसुल कौम हमें इस चीज़ पे अब फैसला कर लेना चाहिए कि हम मईशत के ऊपर अब कोई पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। और हमें जहाँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई और जहाँ पे रिकन्सिलिएशन की बात हुई, आई थिंक इकोनॉमिक चीज़ों के ऊपर पॉलिटिक्स का अब इख्तिताम हो जाना चाहिए। तमाम पार्टीज़ को मिलके ऐसा मुसवदा तैयार करना चाहिए कि इन चीज़ों के ऊपर हम मईशत के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे। और उसकी वजह यह है कि अगर हम देखें 74 साल की अगर हम हिस्ट्री निकालें और अभी पिछले गुज़िश्ता 3.5-4 साल को भी देखें तो हमारे मसाइल वहीं के वहीं हैं जो कि इस हुकूमत को जो अभी आई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इनको भी वही मसाइल का सामना है। यानी कि हम ये देख रहे थे कि चंद हफ्ते पहले हम कह रहे थे कि हमारे जो ज़र मुबादला हैं, हमारे जो इस वक्त हमारे स्टेट बैंक के पास पैसे वो बेतहाशा हैं, लेकिन हमने देखा कि जैसे ही हुकूमत तब्दील हुई तो जो हकीकत है वो उसके बरक्स थी। और मसाइल वहीं के वहीं खड़े हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं, हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स घटे हुए हैं, उतने नहीं हैं। अगर तहरीक इंसाफ की बात एक मिनट के लिए तो मान लें आपके जी गुज़िश्ता अदवार में बड़ी करप्शन हुई और करप्शन की वजह से मईशत आपकी डूब गई, सो हम ये तसव्वुर करेंगे कि तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौर में करप्शन नहीं हुई और करप्शन फ्री पाकिस्तान रहा। लेकिन 3.5 साल में करप्शन फ्री पाकिस्तान में मईशत ने क्या कारकर्दगी दिखाई? देखिए बात यह है जो मैं जिस तरफ मतलब तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ सुनने वाले देखने वालों की, वो ये है कि मिस गवर्नेंस के नतीजे में हम यहाँ पहुँचे हैं। अब उसको आप करप्शन की मद में अगर आप ये सोचते हैं कि चंद अशखास को हमने अलहदा कर दिया और उसकी वजह से हमारे मसाइल ठीक हो जाएंगे, तो ये नहीं है। हमें अपने मुल्क के जो सिस्टम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है और ठीक करना है। अब गुज़िश्ता 4 साल में जो गवर्नेंस का इशू है उनमें वही जो फैसले थे, डिसीजंस थे, उनमें डिलेज आए जिसकी वजह से आज हमें महंगा तेल खरीदना पड़ा। और आज हमारा मिक्स जो है वो खराब हुआ, तो आज हम उन मसाइल के अंदर और घिर गए। कुछ इंटरनेशनल मसाइल हैं जिनकी वजह से हम घिर गए, कुछ हमारे डिसीजंस थे जिनमें हमने वक्त एज एन इकोनॉमिस्ट आप इस बात को मानेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत या तहरीक इंसाफ तैयार नहीं थी मईशत को चलाने के लिए जब वो आए, हालांकि गवर्नमेंट इन वेटिंग थे। मैं इस 2014 से काम कर रहे थे। बिल्कुल बता दिया गया था। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि कोई भी शख्स पूरी तरह बुरा नहीं होता और कोई भी शख्स पूरी तरह अच्छा नहीं होता। उन्होंने बहुत से ऐसे डेफिनेटली इकदाम किए जो कुछ अच्छे भी थे। हमें एक वक्त आ जाना चाहिए, अब इतनी मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, और अगर हम तमाम पार्टीज़ को जो इस वक्त ऑपोजिशन में थी और आज हुकूमत में, अगर वो इसका मुजाहिरा करें मैच्योरिटी का कि जो उन्होंने अच्छे काम किए उनको जारी रखें और उसको सराहें कि ये अच्छे काम थे, एक हम आगाज करें, बशर्ते कि वो अगर करते भी हैं गलत काम करते हैं जिस तरह अभी आप फरमा रहे थे, उसको छोड़ दें। हमने जो अच्छे काम है उनको जारी रखें और मजीद जो अच्छे काम नहीं हो सके, मिस गवर्नेंस, डिसीजन मेकिंग या गैर ज़रूरी स्केलेटन हंटिंग के अंदर, वो वक्त ज़ाया किया ना हुकूमत ने। वो वक्त जो सिस्टम्स को बनाने में चाहिए था
कुछ चीज़ों में अच्छे सिस्टम्स बनाए, बाकी चीज़ों में वक्त ज़ाया हो गया। तो वो जो मिस गवर्नेंस थी उसके नतीजे में हम यहाँ पे इस दहाने पे खड़े हैं। मसाइल कुछ बेहतरी की तरफ आए इकोनॉमी के, फिर दोबारा से हम वापस वहीं आके खड़े हो गए और हम IMF के पास तहरीके इंसाफ के सरबरा का ये बयानिया कि करप्शन की वजह से पाकिस्तानी मईशत डूब गई, आप इसे तस्लीम करते हैं या नहीं? नहीं, मैं इसको इस नतीजे मैं एक्चुअली ये कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये, बल्कि कल ही कहीं किसी ने बात की कि मुशर्रफ साहब ने किसी ने पूछा उनसे कि जी कितने लोग जो हैं वो करप्ट हैं, तो उन्होंने कहा 10%। उन्होंने कितने लोग जो हैं वो ईमानदार हैं, उन्होंने कहा 10%। तो पूछने वाले ने कहा ये आप क्या बात कर रहे हैं? तो बात ये थी कि अगर आप सिस्टम्स क्रिएट कर देते हैं तो जो जानबूझ के करना भी चाहता है वो नहीं कर पाता, करप्शन। तो हमें वो सिस्टम्स को क्रिएट करना है, उन रस्तों को बंद करना है, उन इनएफिशिएंसीज को बंद करना है। ये मतलब कहने में आसान है, लेकिन इसमें दिन रात आपको वक्त सर्फ करने की जरूरत है। अगर हम एक दूसरे को गिराने में, ब्लेम करने में और मड स्लिंगिंग में अपना वक्त जाया कर देंगे तो हमारी कौम आगे बढ़ नहीं सकती। वेरी राइट, वेरी राइट। सलमान गनी साहब ये बताएं कि अभी हाफिज साहब एक सवाल छोड़ के गया था आपसे, पहले वो कर लेता हूं कि सियासत में शाइस्तगी और ये सारे का सारा जो एक हिजानी कैफियत है ये ख़त्म कैसे होगी? आप बहुत बेहतर जानते हैं, आई विटनेस है बहुत सी चीज़ों के, कि जब नून लीग 90s का जो अदवार थे नून लीग के पीपल्स पार्टी से, एक दूसरे के खिलाफ बड़े इल्ज़ामात लगे, गिरफ्तारियां तक कराईं, सियासी इंतकाम, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन उसके बावजूद वो मैच्योर इतने थे कि वो किसी ना किसी स्टेज पे आके बैठ गए। आपके ख्याल में 22 साल का या 23 साल का अरसा कुछ थोड़ा होता है मैच्योर होने के लिए सियासी तौर पे? अगर खान साहब कहते हैं कि मैंने इतना अरसा स्ट्रगल की है, तो वो जो मैच्योरिटी एक आनी चाहिए कि आप अपने सियासी मुखालफिन के साथ बैठ सकें, तो वो तो आज बैठने को भी रवादार नहीं है, तो फिर वो शाइस्तगी वो कैसे आएगी? अगर आप मुझे इजाजत दें तो पहले मैं इस बात पे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो बात की है जी, वो बड़ी मुआशी हवाले से एक संजीदा बात है, वो आइडियल बात है। लेकिन बात यह कि पाकिस्तान को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज तो मुआशी चैलेंज है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने इस हवाले से कितनी मेच्योरिटी दिखाई। देखिए, आप अभी हवाला दे रहे थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, तो पाकिस्तान की इसी पार्लियामेंट में माजी के ऑफिशियल लीडर ने अपना पहला जो बयान दिया था कौमी असम्बली के फ्लोर पे, वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की। उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को ये पेशकश की थी कि आए हम बैठकर हम भविष्य पे कुछ मामला तय करते हैं ताकि पाकिस्तान को आगे ले जाया जाए। उन्होंने उनका हाथ जुटक दिया। मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान की मुआशी सूरत बेहतर नहीं होगी, पाकिस्तान में ये कैफियत जारी रहेगी। अब दूसरा सवाल आपका ये है कि मेजोरिटी क्यों नहीं आई? देखिए, अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अंदरूनी तौर पे मजबूत हों तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसमें भी मेजोरिटी आएगी। दरअसल है ये कि जब हमारी हुकूमतें बनती है वो एक्चुअल डिलीवर नहीं कर पाती, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाती तो वो अपनी इस खला को पूरा करने के लिए वो इल्जाम तराशी का सहारा लेती है। आप देख लें कि एक हुकूमत 3.5 साल बरसे के बाद उसका 3.5 साल कारकर्दगी की वो बात नहीं कर रही। तो ये नहीं बताते कि हमने पाकिस्तान के नौजवानों को 1 करोड़ नौकरी की बात की थी, लेकिन हम 25 लाख बेरोजगार देके जा रहे हैं। 50 लाख घरों की बात की थी, 1 घर वो पाकिस्तान में नहीं दिखा सकते। उन्होंने इस्लाहात की बात की थी, उन्होंने रिलीफ की बात की थी, उन्होंने इंसाफ की बात की थी, वो इस बात पे नहीं बता रहे। मुझे कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है। मैं फिर ये बात बड़ी तल्ख बात है कि आप लोगों ने कौन सी ऐसी कमी छोड़ी है तो पाकिस्तान के पहले से पूरी की जा रही है। आपको बच्चे इक़्तिदार पे इसलिए लाया जाता है कि आप पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेकाम पे लेके आएंगे, लेकिन आप इंतशार और खदशारदे कौम को डाल रहे हैं। और मैं एक बात कहता हूँ, देखिए पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को बहुत सारी तवक्कुआत थी इमरान खान साहब उनकी हुकूमत से, और आज अगर सबसे ज्यादा अपने बर्दाश्त का रवैया और गमों गुस्सा है तो वो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में है। बिल्कुल ठीक। उन्होंने एक उम्मीद और आस कायम की थी। सर मैं वापस आता हूँ, बड़ी अहम बात है, मैं चाहता हूँ कि हाफिज साहब भी इस पर ज़रा इज़हार ख्याल कर लें। जो आपने सलमान गनी साहब बात की है कि 2 चीज़ें हाफिज साहब, एक तो ये कि इस बात का क्रेडिट मतलब तंज़िया तौर पे मैं कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ को दें जिन्होंने इतने बेदर्दी से माशरे को तकसीम किया। आप और कहीं ना जाएं, आप मीडिया की मिसाल ले लें, हमारे जो अखबारात या टीवी चैनल्स हैं वो किस तरीके से डिवाइड हुए हैं और कैसे वन साइडेड एक काम कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता। और दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं कि असूलन तो ये होना चाहिए कि खान साहब या उनके दीगर जो रफ़क़ाकार हैं वो खड़े होकर बात करते कि ये हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट है और इसकी बुनियाद पर आप हमें बात करें। तो ये तो वो 2017 से पहले वाले नारे ये सूरत हाल ख़त्म नहीं होगी। जो तकसीम हो गई है, जो डिवाइड हो गई है नेशन में, वो बढ़ती जाएगी। उसका एक ही तरीका नज़र आ रहा है कि हम जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की थी, मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि सियासत में शाइस्तगी लानी है तो हमें जो हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स हैं,
जिसमें पार्लियामेंट भी शामिल है, गवर्नमेंट शामिल है, ब्यूरोक्रेसी शामिल है, अब मीडिया एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन गया है, ये शामिल है, जुडिशरी शामिल है, इन तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाए और एक कॉमन एजेंडे पर उनको मुत्तफिक किया जाए ताकि एक कौमी इत्तफाक राय जो है वो बने। और वो ऐसा एजेंडा होना चाहिए कि पार्लियामेंट भी उसको एक्सेप्ट करे, जुडिशरी एक्सेप्ट करे, मीडिया एक्सेप्ट करे कि कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट उसमें जाए। रुकावट क्या है? उसमें रुकावट ये है कि इसमें पहल करनी पड़ेगी हमारे सियासतदानों को कि वो जमा करें। पार्लियामेंट का एक फोरम है जहाँ पे जमा किया जा सकता है। और सबसे बड़ा नहीं, वो मसला तो कहते हैं देखिए कॉमन ग्राउंड जो है जिस पर इत्तफाक राय हो सकता है। तहरीक इंसाफ तो कहती है ये डाकुओं पे मुश्तमिल है, वो तो आने को नहीं, उसको लाना, उसको आना पड़ेगा। ये सिर्फ ये देखिए, अगर वो ना आए तो माइनस कर दें। नहीं, बात यह है प्रेशर बनेगा ना। अगर वो नहीं भी आते तो आपके बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स अगर बैठ जाएं एक नुक्ते पर, इन 4-5 पॉइंट्स पर कि पाकिस्तान की इकोनॉमी सबसे बड़ा मसला है, पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी चाहिए, पाकिस्तान का वाटर सिक्योरिटी, ये 3 एजुकेशन का, ये 5 बड़े इश्यूज़ हैं जिन पर एक कौमी और वसी तर इत्तफाक राय होना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स का। और इसके लिए कॉमन ग्राउंड जो है वो पार्लियामेंट फराहम कर सकती है। देखें, अगर चीफ जस्टिस पार्लियामेंट से खिताब कर सकता है रज़ा रब्बानी के दौर में, रज़ा रब्बानी जो है वो अदलिया से खिताब कर सकते हैं, तो हमें जो है ये, और आर्मी चीफ जो है वो पार्लियामेंट को बंद सेशन में ब्रीफ कर सकते हैं सलाला पर, दूसरे इश्यूज़ पर। तो ये एक बेहतरीन फोरम है। मेरा ख्याल है कि इसके ज़रिए हमें इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए ताकि एक क्रेडिबिलिटी भी बने पार्लियामेंट की और एक पायदारियत कायम बेहतर ही हो कि तहरीक इंसाफ अपने इस्तीफे वापस ले। अभी तो इस्तीफे मंजूर ही नहीं हुए, मंजूर नहीं हुए, लेकिन ये कि मुनासिब बात यह है कि पार्लियामान के अंदर रह के अपना उनको तैयार किया जा सकता है कि आपके इस्तीफे मंजूर नहीं है, वापिस पहले भी तो वापस आ गए। बिल्कुल, तनख्वाहें भी चल रही हैं उनकी। हाँ, लेकिन वो होल्ड कर दी हैं जब तक इस पे कोई फैसला नहीं होता। ये और बेल भी उसकी बुनियाद पे मिली। हाँ, डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी जो FPCCI है उनकी एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि जी इकोनॉमिक इमरजेंसी आप लगा दें और कहा कि तेल के अलावा हर चीज़ की जो दरामदात हैं मुल्क में वो बंद कर दें। एक्चुअली देखें, $62 बिलियन की एज ऑफ नाउ हम इंपोर्ट्स कर चुके हैं, पहुंच चुके हैं। ये जो यानी कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, इसको हमें कहाँ से, हमें फाइनेंस करवाना पड़ेगा ना बाहर से, IMF से कराना पड़ेगा, मिडल ईस्ट से हेल्प लेनी पड़ेगी, चाइनीज़ से हेल्प लेनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह, दोस्तों से हेल्प लेनी पड़ेगी। लेकिन अब मसला ये है कि दूसरे लोग जो हैं वो भी थकते जा रहे हैं और हमें मुश्किलात का सामना है, फिर उनकी जो शरायत हैं वो हमारे लिए मुश्किल हैं। इन हालात के अंदर हमें वाकई ही इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, हमें सच्चाई शेयर करनी पड़ेगी। देखिए, जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उनमें किसी में ये मॉरल करेज नहीं थी कि वो सच बात कौम से कर सके। सब झूठे वादों के ऊपर, कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर फोकस है, परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर नहीं है, अकाउंटेबिलिटी जो असल है कि आपने क्या किया, क्या आपने हासिल किया और क्या आप जो है वो करने जा रहे हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दें, मतलब आसान लफ्जों में, कि तेल, जान बचाने वाली अद्वियात या उससे मुताल्लिक जो भी आलात हैं और रॉ मटेरियल, इसके अलावा जो बाकी या चंद इससे मिलती जुलती चीज़ों के अलावा कोई ज़रूरत है हमारी मुल्क को कि हम इतनी लग्जरियस गाड़ियां भी मंगवाएं, हम जो है वो इंपोर्टेड चिप्स भी खाएं? हम अगर चंद साल के लिए अगर हॉलिडे ले लेते हैं उन तमाम चीज़ों के, तो हम डेफिनेटली उसमें से अपने लिए कुछ जगह, ब्रीदिंग स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। कुछ हमें रीएलोकेशंस करने हैं, कुछ हमारे जो लॉसेज हैं, हमारे ऐसे इदारे हैं जो मतलब सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें उन इदारों को कुछ अरसे के लिए उनको ताला लगाना पड़ेगा, हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को बंद करना पड़ेगा, हमें रीएलोकेट करने पड़ेंगे अपनी चीज़ें, हमें अपने मुल्क की सतह पे जो लग्जरीज हैं, जो हम आदी हो चुके हैं, उन लग्जरीज को हमें खैरबाद कहना पड़ेगा। कौम बात तो करती है हक और बातिल की, लेकिन इसके ऊपर सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, वो करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसमें 2 इश्यूज हैं कि एक तो एक प्रेशर आपको विद इन द ब्यूरोक्रेसी आता है कि सबसे आसान काम है जो आपका कस्टम ड्यूटीज इकट्ठी करनी। आप जो टारगेट शो करते हैं कि पोर्ट पे चीज आएगी, वहीं पे हमारी मैक्सिमम हमारी इंपोर्ट के थ्रू टैक्स कटा होता है। एक तो वो हो गया। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी मुल्क से, अगर आपकी बायलैटरल ट्रेड चल रही है और आप उसको दरामदात को या इंपोर्ट्स को यकसर माइनस कर देते हैं, तो उसका आपकी एक्सपोर्ट पे भी तो एक असर पड़ेगा ना जी। तो उसमें ऑब्वियसली फिर दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर्स यही होते हैं कि आप जो हैं कुछ डेफिनेटली ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़, वो उनको इतना इंक्रीज़ करते हैं कि वो
फीजिबल नहीं रहता उसका इंपोर्ट करना। ये पिछली भी 2 सालों में 3 सालों में किया और इसके ज़रिए जो आपने देखा कि हमने इंपोर्ट्स को कुछ ना कुछ कर्टेल किया, लेकिन दोबारा से हमारी कुछ लग्जरीज हैं जिन पे हमें कुछ ना कुछ सख्त डिसीजंस लेने पड़ेंगे। हो सकता है उसमें हमें कुछ रीनेगोशिएट करने पड़े अपने वो एग्रीमेंट्स और उनको रिविजिट करना पड़े, लेकिन इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। और हमें मुल्की सतह के ऊपर अपने फिस्कल जो लॉसेज हैं उनको कट करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें वो एक्सपेंडिचर्स जो गैर ज़रूरी हैं, जिनमें कोई प्रोडक्शन नहीं है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, कोई एफिशिएंसी नहीं है, कोई उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा मुल्की सतह पे, सर्विस में या मुल्की सतह पे, उनको हमें रोकना पड़ेगा। वहां से हमें स्पेस करनी पड़ेगी। और मैं यहां पर यह भी कहने की जसारत करूंगा कि हमें जहां पे हमारे सबसे बड़े जो अखराजात हैं उसमें जाहिर बात है डिफेंस के भी हैं, और उन डिफेंस के अंदर वो जो हमारी जिसका ताल्लुक हमारी बका से है उन पे ज़रूर खर्च करें, लेकिन जिनका ताल्लुक हमारी बका से नहीं है उनको हमें रोकना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इमरजेंसी है। तो आई टोटली एग्री विद FPCCI कि हमें तमाम चैम्बर्स को, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को हमें अपनी लग्जरीज को कट करना पड़ेगा, और हमें चंद साल तक जब तक हम तभी हम सस्टेनेबल हो सकेंगे, तभी हम IMF या हम दूसरे जो प्रोग्राम्स हैं उनसे खारिज हो सकेंगे। फाइनल क्वेश्चन जी, सलमान गनी साहब, ये ज़रा फरमाएं कि इमरान खान साहब और या तहरीक इंसाफ के बाकी जो लोग हैं वो कहते हैं कि इस वक्त हमारे खिलाफ जो मुकदमात कायम हो रहे हैं या पॉसिबली हमें गिरफ्तार अगर किया गया तो वो सियासी इंतकाम की वजह से होगा, और इसी बुनियाद पर उन्होंने शायद काम तेज़ किया हुआ है, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ा दिया है। सो क्या वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं किसी भी किस्म की कार्रवाई कानूनी तौर पर इनके खिलाफ ना हो सके? देखिए, बात ये कि जो शख्स या जो नासर कानून पे असरअंदाज हो गए उनके खिलाफ कानून का शिकंजा कैसा जाना चाहिए। देखिए, बात ये कि हम कब तक इन रुझानात के मुकम्मल होंगे। अभी जो माशी सूरत पे बात हो रही है, देखिए बात बड़ी आइडियल है, लेकिन इसके लिए बड़े फैसले करने के लिए एक भरपूर मैंडेट की हामिल हुकूमत दरकार है। और बात है कि अगर हमारी माशी सूरत बेहतर होगी तो ये सियासी क्राइसिस भी इससे ये भी खत्म होगा। लेकिन जो बात आप तहरीक इंसाफ के वाले से कर रहे हैं वो असल में ये जो नया एक इशू है कि इसे उजागर करते रहना चाहिए, इसलिए कि वो जब देखते हैं कि अगर ये इशूज को नहीं उठाएंगे, खास तौर पर साजिश की बात कर रहे हैं, खास तौर पर जमात की बात कर रहे हैं, अगर ये बात नहीं होगी तो फिर उनकी हुकूमती कारकर्दगी डिस्कस होगी। मैं समझता हूँ कि एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है, एहतजाज का हक होना चाहिए, लेकिन एहतजाज जो है वो कानून की कीमत पे नहीं। और कानून, पाकिस्तान का बुनियादी मसला ये है कि कानून की हाकिमियत की बात की जाती है, लेकिन पाकिस्तान में कानून की हाकिमियत कायम नहीं होती। सही, बिल्कुल। हाफिज साहब, फाइनली जी, ये जो इस वक्त तहरीक चल रही है तो ये सिर्फ मुकदमात से बचने के लिए है या इसका वाकई मकसद है कि वो अपना जो एक नज़रिया है वो दोबारा से नहीं, ये देखें, ये एक प्रेशर है, और प्रेशर का मकसद ये है कि अपने मुतालबात जो है मनवाए जाएँ, और उनका जो मुतालबात हैं वो उसकी कोई एंड नहीं हो रहा, वो कोई सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि आए रोज़ जो है मुतालबात की फहरिस्त जो है बढ़ रही है। और ज़ाहिर है कि उन्होंने इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़ा मोमेंटम जो है वो कायम करने की कोशिश की जा रही है, और उसका तरीका यही है कि ट्रैक 2 जो है वो शुरू किया जाए पॉलिटिक्स में, और ट्रैक 2 के ज़रिए इस टेम्परेचर को डाउन किया जाए। मेरा ख्याल है कि ऐसे सीनियर एलिमेंट और ऐसे दानिश रखने वाले लोग ज़रूर मौजूद हैं तहरीक इंसाफ में, जो अपनी क़यादत को इस बात पर कायल कर सकते हैं कि वो इस मोमेंटम को डाउन करे। देखिए, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ भी सामने आ रहे हैं। उन सीनियर एलिमेंट की बात सुनने को तहरीक इंसाफ की क़यादत तैयार है आपके ख्याल में भी है? नहीं, उनको करना पड़ेगा, वरना देखें ये सूरत हाल तो नहीं चल सकती। जिस तरह से वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। अगर तो इसका मतलब है कि अगर ये सूरत हाल चलती रही, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन मजीद आगे चले जाएंगे, ड्यू टाइम पे उससे भी आगे जा सकते हैं? नहीं, इलेक्शन जो है उसको तो डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज नए मैंडेट के साथ सामने नहीं आती, क्राइसिस खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। लेकिन उस मैंडेट को तस्लीम भी तो कराना है ना सर, उसका वो तो देखें, अगर एक स्टेक होल्डर बाहर बैठा हुआ है तो वो अगर शामिल नहीं होता तो आपका मैंडेट कौन तस्लीम करेगा फिर? दुरुस्त। लेकिन इलेक्शन भी एक आईनी ज़रूरत है, और एक इलेक्शन भी आईनी ज़रूरत है, उसको लेकिन हम किस तरह से उसको मैनेज करते हैं वो देखना पड़ेगा कि भाई कि सूरत हाल को मैनेज करना ये हमारे सियासतदानों का काम है, क्योंकि सियासत है ही नामुमकिनात को मुमकिन बनाने का काम। बहुत शुक्रिया हाफिज ताहिर खलील साहब आपका। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।